Good morning, students. Again, welcome you in chemistry classes. In the first chapter, that is a solid state, our next topic is packing efficiency. Okay, and that is the most important topic of this chapter. What do you mean by packing efficiency? Packing efficiency is the percentage of total space filled by the particles or atoms. Particles or atoms. ठीक है. Now, what is the meaning of this line? Total number of particles or atoms which are occupied by any crystal, that is known as packing efficiency. Suppose that is any cube. Okay, that is a cube, and in this cube the total number of atoms which are present in this cube, roughly if we draw some atoms in such a way, okay, now these are the atoms which are present in this cube. Okay, so total space which are covered by these atoms or these particles is known as packing efficiency. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स ने पूरे क्रिस्टल में जितना स्पेस कवर कर रखा है ना, उसको बोलते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी. ओके, इसका आंसर जो निकलता है वो निकलता है परसेंटेज के अंदर. ठीक है, क्योंकि एटम्स जो है वो राउंड शेप में, तो बहुत सारे बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस भी आएगा, तो कम्प्लीटली 100% आंसर तो निकलने से रहा. ठीक है, जितना भी निकलेगा वो अपन देखते हैं. ओके, नाउ packing efficiency is find out for 3 unit cells. First is for simple unit cell, second for BCC, and third for FCC. Okay, so we can find out the packing efficiency for 3 types of unit cells. Now what is the formula of packing efficiency? Okay, the formula of packing efficiency is volume occupied by a sphere in the unit cell. Volume occupied by a sphere in the unit cell upon total volume of the unit cell multiplied by 100. Okay, again I repeat, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन यूनिट सेल. ओके, अब देखो यहाँ पर कितने स्फीयर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे, दैट इज डिपेंड्स ऑन द एफसीसी, बीसीसी और सिंपल यूनिट सेल. बिकॉज इन सिंपल यूनिट सेल द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 1 एंड फॉर बीसीसी इज 2 एंड फॉर एफसीसी इज 4. ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर कि किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एटम्स आ सकते हैं. तो सिंपल के लिए 1 आता है, बीसीसी के लिए 2 आते हैं और एफसीसी के लिए 4 आते हैं. तो उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ ऊपर रखनी पड़ेगी. वो अपन कैसे रखेंगे अभी अपन देखते हैं आगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट फॉर एफसीसी. द अनदर नेम ऑफ एफसीसी सीसीपी एंड एचसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, एफसीसी की क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें जितने एटम्स की जरूरत पड़ती है वो हम यहाँ यूज़ में ले रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एफसीसी? व्हाट इज एफसीसी? 8 atoms are present at 8 corners. Clear? 8 atoms are present at 8 corners and 6 atoms are present at 6 phases. That is known as FCC. That is known as FCC. First, second, third and fourth. इन चारों फेजेस पर 4 एटम हो गए. एक आगे की जो फेज है इस पर 1 एटम हो गया और एक पीछे की जो फेज है उस पर 1 एटम हो गया. इस तरीके से बनता है एफसीसी, बनती है एफसीसी यूनिट सेल. ओके, अब देखते हैं हम एफसीसी यूनिट सेल में जितने एटम्स की ज़रूरत है. ये देखो, ये एक एफसीसी बना हुआ है, हमें इसके लिए 3 एटम्स की ज़रूरत है. वो कौन कौन से हैं? एफसीसी को हमने कॉर्नर्स को मार्क किया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी और एच से. ठीक है, ए कॉर्नर पर 1 एटम प्रेजेंट है, वो ये रहा. एक सी कॉर्नर पर 1 एटम प्रेजेंट है, वो ये रहा. और एक जो एटम है वो ए बी सी और डी इस फेज पर प्रेजेंट है. ठीक है, वो एटम कौन सा है? ये वाला है वो एटम. ठीक है ना, दैट एटम इज नॉट अ नेम्ड बी. बी इस एटम का नेम नहीं है. बी इज अ लेंथ बिटवीन ए एंड सी. क्लियर? और ये जो एजेस लेंथ है वो आपकी क्या आ रही है? ये वाली ए आ गई और ये वाली भी ए आ गई. अब देखो, इन दिस एफसीसी यूनिट सेल ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. ये जो ए सी स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा. तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर.
बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a निकल जाएगा आपकी। बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, √2a निकाली। अब देखिए, इफ़ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर वी फाइंड दैट इफ़ r इज द रेडियस ऑफ बी दिस ईच स्फीयर। तो देखिए अब यहाँ पर हमें एक तो इस r की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना, जो ऊपर जो एटम बना हुआ है इसकी रेडियस ये 1r हो गई, इसके लिए 2r हो गई। बीच में जो फेस पे जो एटम प्रेजेंट है इसमें 2r प्रेजेंट है, फर्स्ट इधर वाला r और फर्स्ट ये वाला r, सेकंड ये वाला r। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 4r हो गया। b इक्वल टू क्या हो गया, 4r आया यहाँ पे, ठीक है। फिर से समझना, एक तो r ए एटम ए कॉर्नर पे लगा हुआ उस एटम के लिए, एक r रेडियस c एटम पे प्रेजेंट है उसके लिए, और जो बीच में एटम प्रेजेंट है फेस पे उसमें 2r आएंगे आपके। तो b इक्वल टू हो गया 4r। एक हमने b इक्वल टू ये भी फाइंड आउट किया, b इक्वल टू √2 हो गया, b इक्वल टू √2a और b इक्वल टू 4r। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसको, 4r इक्वल टू √2a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमें तीनों के लिए, चाहे वो FCC हो, चाहे BCC हो, चाहे सिंपल यूनिट सेल हो, तीनों में हमें a फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है, a इक्वल टू 2√2r आ गई, ठीक है। अब हम इसको हम वैल्यू फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4। ये 4 कहाँ से आया, 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल। ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या, हमने 4 नहीं लिखा था, हमने डायरेक्ट लिखा था बाय स्फीयर। तो ये 4 इज़ फॉर FCC, ओके। तो देखो FCC के एक एटम की जो एक एटम का जो वो होता है वॉल्यूम, वो कितना होता है, 4/3πr³। यहाँ 4 है तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है। 4/3πr³ इंटू 4। अभी आपने वही क्या निकाला, 2√2r। तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, a³, ठीक है। तो आपने यहाँ a³ कर दिया, या आपने किया a³, 2√2r का क्यूब। इसका जब हम आंसर फाइनल करेंगे तो वो आएगा 74%। सो दी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC इज़ 74%। सबसे पहले क्या करना, आप वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद में इसको पूरा उतार लेना नोट से। फिर वापस से जब आपके पास में सामने कॉपी होगी जिसमें पूरा एक ही पेज पे उतरा हुआ होगा, फिर आप वीडियो से समझते रहना उसको। ऐसे ये अलग अलग समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं BCC के लिए। BCC पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC। देखो BCC में क्या होता है, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स, है ना, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ वो एक एटम बीच में होता है सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। अब BCC में पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए, तो फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी टोटल वी हैव रिक्वायर्ड टू 3 एटम्स एंड दीज एटम्स आर दीज। सबसे पहले हमने क्या किया, ABCDEFGH से इसको डिनोट किया कॉर्नर्स को, ठीक है। अब एटम्स कौन कौन से, देखो एक एटम ये वाला है A, एक एटम जो F पर प्रेजेंट है वो है यहाँ पर है, एक A कॉर्नर पर, एक F कॉर्नर पर, और एक जो यूनिट सेल के बीच में आ रहा है वो कौन सा है, ये रहा, ठीक है ना। C इसका नेम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इसकी लेंथ बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है आपके, C हो गई, और ये F से लेके और D तक की लेंथ क्या हो गई, B हो गई, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं। देखो इन ट्राइंगल EFD, इन ट्राइंगल EF और D, EFD में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, A² प्लस A², क्योंकि ये भी A² है इसलिए और ये भी A² है, तो B इक्वल टू निकल गया आपके √2a निकल गया। सेकंड ट्राइंगल हमको यहाँ भी लेना है। देखो सेकंड ट्राइंगल क्या लेना है यहाँ पे आपको, इन ट्राइंगल AFD, इन ट्राइंगल AF एंड D, ये F पीछे वाला कौन है, इन ट्राइंगल AFD C² इक्वल टू क्या हो गया, A² प्लस B²। ये तो आपके A है, ये वाला A और ये वाला B, तो C² इक्वल टू A² प्लस B², तो C² इक्वल टू क्या हो गया, 3a² हो गया। तो C इक्वल टू √3 निकल गया आपके, C इक्वल टू क्या निकला, √3a निकल गया, ठीक है। अब देखो C जो थी ना, C आपके क्या आ रहा है यहाँ पे, A से लेके F तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, C है। C के अंदर भी 4R बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, देखो A कॉर्नर पर जो एटम है उसके लिए फर्स्ट R, F पे जो एटम प्रेजेंट है उसके लिए फर्स्ट सेकंड R, और C बीच में जो एटम है उसके लिए 2R बनेंगे। तो C इक्वल टू 4R हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे आपने निकाला था C इक्वल टू √3 है और C इक्वल टू 4R, मतलब कि 4R इक्वल टू √3 है। इससे आपने A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, A इक्वल टू 4/√3R। जैसे आपने ऊपर FCC में A फाइंड आउट किया था, यहाँ भी आपने A फाइंड आउट किया है। अब देखो फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 2 आ गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स इन द यूनिट सेल, क्योंकि 2 इज़ फॉर BCC, ठीक है। अब देखो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। 4/3πr³ एक एटम का क्या वॉल्यूम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया,
आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट की, इसका ए का क्यूब रखा आपने नीचे, ये क्यूब रखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आता है 68%। ठीक है। सो फॉर एफसीसी द पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%, फॉर बीसीसी द पैकिंग एफिशिएंसी इज 68%। क्लियर। नाउ इज नेक्स्ट इज फॉर सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। ठीक है। हमें जरूरत है केवल 2 एटम्स की। वो कौन कौन से, एक तो ए पे प्रेजेंट है और एक एच पे प्रेजेंट है। देखिए एच और ए के बीच की लेंथ क्या है, ए है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 आर क्या बन रहे हैं, फर्स्ट ये वाला आर बन रहा है आपके, फर्स्ट आर इज दिस वन एंड सेकंड आर इज दिस वन। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मिल गई हमको, ए इक्वल टू 2 आर। क्या मिल गया, ए इक्वल टू 2 आर, हमको यहाँ डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, ए इक्वल टू 2 आर। इसको हम नीचे रख देंगे ए क्यूब के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके 2 आर का क्यूब। बहुत सिंपल है। इफ़ यू आर वेरी लकी, ठीक है ना, देन इन योर बोर्ड एग्जाम फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल यूनिट सेल। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, पुट करनी है। देखो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्या निकलता है, 1 निकलता है। तो आपको 4/3 पाई आर क्यूब में 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको। और अभी आपने ए इक्वल टू 2 आर निकाला था, उसमें 2 आर का क्यूब रखना है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 52.4%। ठीक है। आपको ये वाला आंसर नहीं लिखना है, 52.4% ही आंसर लिखना है। ठीक है। तीनों के लिए आंसर फिक्स है, यहाँ आपको काट के इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर पुट करना है। फॉर एफसीसी 74%, फॉर बीसीसी 68%, फॉर सिंपल यूनिट सेल 52.4%। अब देखिए बोर्ड में क्वेश्चन क्या बनता है इसका। बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। What do you mean by packing efficiency? Find out it for BCC. What do you mean by packing efficiency? Find out it for FCC. ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला लिखना है ऊपर। ठीक है। उसके बाद में जिसके लिए फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। डायरेक्ट आंसर पुट करना ये कैलकुलेशन लिखने के बाद, बस तीनों में। सो दैट इज द टॉपिक ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। Yes, now our next topic is defects in solid, है ना। You know very well the meaning of defect. Defect का मतलब कोई ना कोई कमी है सॉलिड्स में। सॉलिड को मैन्युफैक्चरिंग करते समय, सॉलिड्स को बनाते समय अगर उनमें कोई कमी रह जाती है तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। और उस कमी का यूज़ कैसे किया जाए वो इस टॉपिक का हमको पढ़ना है। ठीक है। The ionic crystal in which all unit cells have same lattice point इन होल क्रिस्टल इज कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल। तो एक तो क्या होता है, आइडियल क्रिस्टल है जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, एटम्स अपनी फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, क्रिस्टल के अंदर जितने भी यूनिट सेल्स हैं वो अपनी उनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो उस क्रिस्टल को बोलते हैं हम आइडियल क्रिस्टल। ठीक है। एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली एट 0 केल्विन। ठीक है। 0 केल्विन पर यह पॉसिबल है किसी भी आइडियल क्रिस्टल का होना। अब जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, एटम्स अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप रह जाता है। उसी को हम बोलते हैं सॉलिड के अंदर क्या हो गया, डिफेक्ट रह गया। क्लियर। क्रिस्टल डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या बताया मैंने आपको, डिफेक्ट कब रह जाता है, जब एटम्स का इरेगुलर अरेंजमेंट हो, एटम अपने फिक्स पोजीशन पर नहीं हो in a crystal, and lattice defect in crystal are also produced due to the presence of some impurities. impurities का मतलब जैसे अभी हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें जानबूझ के इम्प्योरिटी डाली जाती है जिससे क्या है कि एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को बनाया जा सके। सो दैट इज़ अ डिफेक्ट एंड दिस डिफेक्ट इज़ वेरी यूजफुल। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो एटम्स के अरेंजमेंट या किसी भी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट है उसको हम 2 टाइप से देख सकते हैं। एक तो होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। हमें अपने कोर्स में पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे अगर हमारे पास में ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से, मान लो इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है। अब अगर एटम्स में किसी पॉइंट में, या सपोज मान लो कि इस वाले एटम के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, इस एटम के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल इसी पॉइंट पे यही एटम डिफेक्ट हुआ है, बाकी के जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर ये पूरी लाइन डिफेक्ट हो गई है एटम्स की,
एटम की ये पूरी लाइन है, इसमें इस पूरी लाइन में डिफ्लेक्शन हो गया है, इसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। वो ऐसे भी हो सकता है, वो डिफेक्ट जो है वो जो डिफेक्ट है वो ऐसे भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, लेकिन एक पूरी लाइन में वो डिफेक्ट देखने को मिलेगा, वो होता है लाइन डिफेक्ट। अभी अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट्स को। सच टाइप ऑफ imperfection, what is the another name of defect? Imperfection are produced due to the absence of any atom from the lattice point। क्या मतलब हुआ? अभी मैंने जो बताया था उसमें अगर कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़ चुका है, वहाँ स्पेस वैकेंट हो चुकी है, इसका मतलब क्या हो गया? वो एक डिफेक्ट बन गया। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब ये टू टाइप के हो गए डिफेक्ट। पहले का नाम है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरे का नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं इसके अंदर। देखो, अगर हमारे पास में ये जो क्रिस्टल है, क्यूब है, इसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट था, है ना, अगर कोई एटम अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, ठीक है, मान लो कोई भी एटम है उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, जैसे मैंने इस पोजीशन को छोड़ दिया, देखो यहाँ पे मैंने एटम नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि मान लो यहाँ पर जो भी एटम था वो अपनी पोजीशन छोड़ चुका है, हीट करने पर वो यहाँ से निकल चुका है, एटम इस स्पेस को छोड़ चुका है, तो यहाँ एक वैकेंसी रह गई, यहाँ एक स्पेस रह गया, खाली खाली स्पेस रह गया यहाँ एक। ठीक है, ये जो खाली स्पेस बचा हुआ ना, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब अगर क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ ये बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, सब एटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, लेकिन मान लो कोई एटम यहाँ से हटता है और वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट का मीनिंग क्या हुआ? एटम्स के बीच में जो गैप है ना, उसमें वो चला जाता है। मान लो एक एटम यहाँ आके फंस गया, इस जगह पे कोई एटम आके फंस गया, तो ये चारों के बीच में आके फंस गया ये, तो ये कहाँ पर आया? इंटरस्टिशियल साइट में आया। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है? डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी है। सो सच डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो मेनली डिफेक्ट दो टाइप के हो गए, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया और एक हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हमें पढ़ना है डिफेक्ट किसके अंदर? आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर, जिनमें आयन्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जनरली आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो लैटिस डिफेक्ट इन आयोनिक कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। आयोनिक कंपाउंड्स में किस तरीके के डिफेक्ट मिलते हैं देखते हैं अपन। अब ये देखिए, एक टेबल बनी हुई है यहाँ पर, डिफेक्ट की उनको डिवाइड किया हुआ है। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, उसके भी टू पार्ट हैं, एक है आपके शॉर्टकी डिफेक्ट, एक है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, स्टिक्योमेट्रिक के दो नाम हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। इधर नॉन स्टिक्योमेट्रिक जो है, इसके भी टू पार्ट हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। देखो, मेटल का मतलब क्या हुआ? मेटल इक्वल टू एम। तो मेटल कितने होते हैं? मेटल कौन होता है? विच वन इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन बाय द डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो, उसी को वो मेटल कहते हैं। तो अगर कंपाउंड में मेटल की एक्सेस हो जाए, मेटल की क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है, जैसे आपके पास में कोई आयोनिक क्रिस्टल है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसके अंदर K+ की क्वांटिटी बढ़ती जाए, K+ जो है वो बढ़ते जाए, मेटल एक्सेस हो जाए, तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब K+ की क्वांटिटी कम होती जाए। हमारे पास में एक आयनिक क्रिस्टल है PbCl2 का, लेड क्लोराइड का, तो इसमें Pb की क्वांटिटी या तो बढ़ेगी या Pb की क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब दोनों जो डिफेक्ट हैं ये कब बन सकते हैं? उसके हर एक के दो रीज़न हैं, ये दोनों और ये दोनों, ये अपन एक एक करके पढ़ते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इसके ये दोनों डिफेक्ट के बारे में, है ना। देखिए, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? इफ़ इन परफेक्शन इन द क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड एनायन रिमेन्स द सेम एज द प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई डिफेक्ट किसी कंपाउंड में देखने को मिल रहा है, किसी आयोनिक क्रिस्टल में देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की क्वांटिटी सेम है। जो उस कंपाउंड का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसके रेशो के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की क्वांटिटी सेम है, उसको बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसा कब हो सकता है? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट वो कब हो सकते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हो कब सकते हैं? जब किसी क्रिस्टल में से एक पॉजिटिव आयन निकलता है तो उसके साथ में एक नेगेटिव आयन भी निकल गया,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की क्वांटिटी क्या हो गई, सेम हो गई। या कोई पॉजिटिव आयन अंदर एंटर कर रहा है तो साथ में एक नेगेटिव आयन भी अंदर एंटर कर गया, तो इसको बोलते हैं स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ये 2 टाइप का होता है। पहला है आपके शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखो ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर। क्या होता है, देखो ये शॉर्टकी डिफेक्ट है ना, इसमें क्या होता है देखो, इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, ये क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट है। तो अगर कोई कैटायन अपनी पोजीशन छोड़कर निकलता है तो पूरे क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, एक नेगेटिव आयन भी निकल जाता है। कैसे निकलता है देखो, ये हमारे पास में एक क्रिस्टल है ना, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ऐसे करके हमने एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया हुआ है ना। सारे क्रिस्टल कनेक्टेड है क्योंकि ये एक आयोनिक क्रिस्टल है, तो आयोनिक क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव के पास में नेगेटिव, नेगेटिव के पास में पॉजिटिव क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। अब देखो हो क्या रहा है इसके अंदर, यहाँ से इस जगह से एक कैटायन निकला है, तो हमने इसको क्या नाम दिया, कैटायन वैकेंसी नाम दिया। एक कैटायन निकला तो साथ में एक एनायन भी निकल गया, यहाँ से देखो एक बी माइनस एब्सेंट है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, एनायन वैकेंसी नाम दिया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जितने कैटायन निकलेंगे उतने ही एनायन निकलेंगे, तो नंबर ऑफ एनायंस क्या हो जाएंगे, इसमें कम पड़ जाएंगे। सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। और ये किस टाइप का डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे वैकेंसी बन गई है, एक ब्लैंक स्पेस बन रहा है, वैकेंट हो गया है स्पेस, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये है कैटायन वैकेंसी और ये वाली है एनायन वैकेंसी। ओके, इससे क्या होता है, ये जो एटम रिमूव हुए हैं पूरे क्रिस्टल से, सो द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज डिक्रीजेस। आपको एग्जाम में अगर आता है तो ये बनाना पड़ेगा, ये वाला डायग्राम। शॉर्टकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट is shown by ionic substance in which the cation and anion are almost similar in size। ठीक है, ऐसे आयनिक क्रिस्टल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की साइज़ क्या हो, अप्रोक्स सेम हो, वही ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल क्या क्या है इसके, देखो आप, सोडियम क्लोराइड शो करता है, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जितना मैंने यहाँ नोट्स में बना रखा है आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखना होगा, तो ही मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आपके सेकंड आता है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी के बाद में। देखिए ये फ्रैंकल डिफेक्ट का डायग्राम बना हुआ है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन अपनी स्पेस छोड़ के जाता है, यहाँ से जाता है मतलब जब उसको मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सॉलिड की, तो वो अपनी स्पेस छोड़ देता है वहाँ से एक कैटायन, और वो पूरे क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता है, वो इंटरस्टिशियल साइट में एंटर कर जाता है। ओके, ड्यू टू बिकॉज द साइज ऑफ कैटायन इज़ लेस देन एनायन, तो साइज में छोटा होता है, तो वो इस गैप में आ जाता है, ये जो गैप बीच में बनी हुई ना, इस गैप में वो आके फंस जाता है, फिट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये एक टाइप का डिफेक्ट है। तो ये तो क्या हुआ, यहाँ तो क्या हो गया, यहाँ तो बन गई वैकेंसी, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैटायन वैकेंसी। और ये जो कैटायन निकला है वो इंटरस्टिशियल गैप में साइट में आके फंस गया है, तो इसको हम बोलते हैं कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो देखो फ्रैंकल जो शॉर्टकी डिफेक्ट था वो उसमें केवल वैकेंसी डिफेक्ट शो हो रहा था वो, लेकिन यहाँ पर दोनों डिफेक्ट शो होते हैं। यहाँ पर वैकेंसी भी बन रही है तो ये वैकेंसी डिफेक्ट है, और इंटरस्टिशियल साइड में अंदर जा रहा है तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है। It does not change the density of solid. Frankel defect is shown by ionic substance in which there is a large difference in size of ions. Zinc sulfide, silver chloride, silver bromide, AgI। इसमें एक एग्जांपल ऐसा है जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों में देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ अ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी आता है और शॉर्टकी डिफेक्ट में भी आता है। ठीक है, after a short stoichiometric defect, our next defect is non-stoichiometric defect। देखिए ये क्या होता है, those compounds in which the ratio of cation and anion are different,
दैट इज़ कॉल्ड नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब तक फ्रैंकल डिफेक्ट में और शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, जितने कैटायन निकल रहे थे उतने एनायन भी निकल रहे थे, या कोई कैटायन अपनी स्पेस छोड़ रहा है तो वो क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल रहा है, तो number of cation and anion is same. But here the number of cation and anion, the ratio of cation and anion is not same, that is a different, that is called non-stoichiometric defect. अब इनके कितने पार्ट्स थे? metal excess defect. metal excess defect, this defect are produced by the following ways. मैंने क्या बताया आपको, m की क्वांटिटी बढ़ेगी इसके अंदर, m प्लस की जो हमने बनाया ना ऊपर, a प्लस बी माइनस ए प्लस की क्वांटिटी इसमें बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी देखो, या तो हम ए प्लस की क्वांटिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, एनायन वैकेंसी कर दूँ, मतलब कि एक बी माइनस को बाहर निकाल दूँ। जैसे ही एक बी माइनस बाहर निकलेगा तो अपने आप ए प्लस ज़्यादा हो जाएंगे। व्हेन एनी एनायन इज रिमूव फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ऑन देयर पोजिशन, देन एनायन वैकेंसी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, मान लो कोई एनायन यानी कि बी माइनस अपनी स्पेस छोड़ के निकल जाता है, बी माइनस ने अपनी स्पेस छोड़ निकल गया तो उसको बोलते हैं एनायन वैकेंसी। जैसे देखो यहाँ से एक बी माइनस निकला हुआ है, चारों तरफ इसके ए प्लस है ना, और यहाँ से एक बी माइनस निकला हुआ है, तो जैसे यहाँ से बी माइनस निकला तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, कोई एटम एंटर नहीं कर रहा है। निकला तो एटम था बी माइनस, लेकिन एंटर कौन किया इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ने एंटर किया है। जैसे मान लो पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड में से Cl माइनस अपनी स्पेस छोड़ कर निकल गया है, और इस Cl माइनस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसकी जगह पे कौन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इस पूरे के अंदर ए प्लस की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, मतलब अभी तो हमको केवल एक इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं जब मिलियंस ऑफ एनायन रिमूव होते हैं। ठीक है, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बोलते हैं हम, एक टर्म आती है एफ सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, इस इलेक्ट्रॉन को एक नेम दिया हुआ है, दैट इज़ अ एफ सेंटर, एंड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस्ड कलर। जैसे अब इसके बारे में पढ़ते हैं, देखो हम, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन लैटिस पॉइंट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन क्रिस्टल। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें देखो कलर का मतलब क्या हुआ। सोडियम क्लोराइड है ना, गिव्स येलो कलर, लिथियम क्लोराइड गिव्स पिंक कलर, पोटेशियम क्लोराइड गिव्स वॉयलेट कलर। कहने का मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड को अगर धूप में रखा जाए तो वो येलो हो जाता है, लिथियम क्लोराइड पिंक हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड वॉयलेट कलर शो करता है। दैट इज़ ड्यू टू दी एफ सेंटर। कभी कभी एग्जाम में केवल यही क्वेश्चन आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर, तो आपको ये पूरा जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है ना, ये लिखना है आपको इसके अंदर पूरा। समझ में आ गया आपको। और ये जो कलर शो करते हैं, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, और हायर से वापस नीचे लौटता है जब वो, तो जिस वेवलेंथ की कलर रेडिएशन इमिट करता है वो कलर उसमें शो होता है। ठीक है, तो वो कलर कौन कौन से, ये वाले वो कलर थे। तो हमने एक तो क्या किया, एनायन को बाहर किया, तो एनायन को रिमूव करने से भी कैटायन की क्वांटिटी बढ़ गई, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब हम एक एनायन एक ए प्लस बाहर से एंटर कर दें तो अपने आप ए प्लस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड अदर इंटरस्टिशियल साइट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो यहाँ ये जो एटम है, पूरा क्रिस्टल है, इसमें एक ए प्लस जो है एक्स्ट्रा कैटायन ये अंदर एंटर कर गया है। ठीक है, ये एरो ध्यान रखना, ये एरो ये नहीं बता रहा है कि ये ए प्लस बाहर निकल रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, क्योंकि जिससे क्या है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। इससे क्या हो गया, पूरे क्रिस्टल के अंदर एटम की क्वांटिटी बढ़ गई। कौन से एटम की, ए प्लस क्वांटिटी की, तो एक्स्ट्रा कैटायन हो गया। इसको बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट का एक तरीका। ये किसमें देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो इसमें एक्स्ट्रा Zn+2 आयन बनते हैं। ये Zn+2 आयन कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, जिससे क्या है कि नंबर ऑफ कैटायन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। दैट इज नोन एज मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं, अब ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। In this defect, there is a deficiency of cation in crystal lattice.
जब कैटायन की क्वांटिटी बढ़ रही थी तो वो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब कैटायन की क्वांटिटी कम हो गई तो उसको हम बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये कब कब बन सकता है, देखो पहला बन सकता है कैटायन वैकेंसी, या तो आप कैटायन को बाहर निकाल दो। समटाइम कैटायन लीव्स देयर लैटिस पोजिशन टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज नियर बाय कैटायन अकर्स एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, उससे ये बनता है। मतलब एक कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के निकल रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है एक एक्स्ट्रा A+2 वाला कोई भी एटम है, A+2 वाला, वो वहाँ पर एंटर कर जाता है। ठीक है, उससे बनती है कैटायन वैकेंसी। जनरली डी ब्लॉक मेटल शो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट लाइक Fe+2 और Nickel+2। इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। ये ध्यान रखना आप, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, फूल्स गोल्ड। ये देखो यहाँ बता रखा है इसके अंदर, ये आप डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर एक जो एक्स्ट्रा कैटायन है वो यहाँ A+2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। बाकी सब जगह A+ है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है A+2, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, अब फूल्स गोल्ड का मतलब क्या है? व्हेन आयरन सल्फाइड इज हीटेड देन Fe+2, आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeS होता है आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला। ठीक है, व्हेन आयरन सल्फाइड इज हीटेड देन Fe+2 आयन exchange into the Fe+3 ion which is produced shiny luster on the surface of the crystal which is called false gold। मतलब क्या हुआ, जब Fe आयरन सल्फाइड के क्रिस्टल को जब हीट किया जाता है तो जो उसके अंदर Fe+2 आयन होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होकर Fe+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इससे वो जो आयरन सल्फाइड का जो सरफेस है वो बहुत चमकती है, शाइनिंग लस्टर देती है। ऐसा लगता है कि वो एक सोना है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है? सोना नहीं होता है, वो एक गोल्ड नहीं है, उसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैटायन वैकेंसी। अब आपके आती है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। अगर हम एक्स्ट्रा एनायन डाल दें, एक्स्ट्रा एनायन आर प्रेजेंट इन द इंटरशियल साइट टू बैलेंस द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द नियर बाय कैटायन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने इसमें क्या किया, एक एक्स्ट्रा एनायन प्रोड्यूस किया तो उससे अपने आप में क्या हो जाएगी, एनायन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज भी अंदर एंटर करता है। इन सब रीजंस की वजह से सॉलिड्स के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो देखे जाते हैं। मेनली इंपॉर्टेंट है शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एफ सेंटर। ठीक है, ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट्स के अंदर, ध्यान रखना। और एक जिंक ऑक्साइड वाला जो आया है वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जिंक ऑक्साइड की जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जिंक ऑक्साइड वाला, कहाँ गया जिंक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला? जिंक ऑक्साइड, ये वाला जो रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड वाली, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, जिंक ऑक्साइड वाली है ना, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर आती है ये। सो दैट इज टोटल अबाउट डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब आपके इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिए वो टॉपिक। ठीक है, इसलिए हम उनको भी नहीं पढ़ रहे हैं। ओके।